हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ इशमीत कौर। मैं आपकी अप्लाइड स्किल्स में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की ट्रेनर। आज से हमने आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट स्टार्ट करना है। पहला लेक्चर है हमारा। इस लेक्चर में हम आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है हमारा टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स के बारे में। टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं, इससे रिलेटेड कौन से आईएएस के बारे में हमने पढ़ना है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। अब जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जिसमें हमने आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में समझा था, उसी तरह अब मैं आपको दोबारा से बता दूं कि आपकी जो पूरी एफआर है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में डिवाइड है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में वो डिवाइड है। इस चैप्टर नंबर 2 में कौन कौन से स्टैंडर्ड्स आपके कवर होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर आईएएस 16। आईएएस 16 है हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में, कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है वो किस तरह से अकाउंट फॉर करते हैं, परचेज कैसे होगी, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देन आईएएस 20 गवर्नमेंट ग्रांट्स। अब जो आईएएस 16 है हमारा, वो मेन है हमारा इस टॉपिक में, उससे रिलेटेड ही आईएएस 20 हमने पढ़ना है। आईएएस 20 वैसे तो बात करता है गवर्नमेंट ग्रांट्स की, कि अगर गवर्नमेंट ग्रांट्स हमें रिसीव हो रहे हैं तो हम उसको किस तरह से अकाउंट फॉर करेंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे आईएएस 20 सिर्फ उतने कंटेक्स्ट के लिए ही पढ़ना है। कितने कंटेक्स्ट के लिए, कि जब मैंने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्वायर की, और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्वायर करने के लिए अगर हमने कोई गवर्नमेंट ग्रांट परचेज किया, गवर्नमेंट ग्रांट लिया है, गवर्नमेंट से कोई ग्रांट हमें मिला है, देन इन दैट केस मैं कैसे उस गवर्नमेंट ग्रांट को अकाउंट फॉर करूंगी। नेक्स्ट है हमारा बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट मतलब कि अगर मैंने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को एक्वायर करने के लिए कोई बोरोइंग कॉस्ट इनकर की है तो आईएएस 23 में आएगी, और आईएएस 23 बताएगा कि बोरोइंग कॉस्ट में से कितना पार्ट हमारा पी&एल में जाएगा और कितना पार्ट हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। मतलब कि इंटरेस्ट जो मैं बोरोइंग कॉस्ट इनकर कर रही हूँ, लोन पे इंटरेस्ट दे रही हूँ, उसको अकाउंट फॉर कैसे करेंगे। नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज पे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के केस में हम किस तरह से अपना जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज को किस तरह से अकाउंट फॉर करेंगे, वो हमने सीखना है टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स में चैप्टर में। स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट आपका आईएएस 16। आईएएस 16 बात करता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आईएएस 16 स्टार्ट करने से पहले, आईएएस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना है कि आईएएस 16 होता, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होता क्या है, किस चीज को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हम कहते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल एसेट्स हेल्ड बाय एन एंटिटी फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। जो एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड के लिए एंटिटी के पास रहते हैं उसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहते हैं। और सबसे बड़ा जो करेक्टरिस्टिक्स है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का क्या है, दे आर यूज्ड इन प्रोडक्शन और सप्लाई, दे आर यूज्ड इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ये ऐसे एसेट्स होते हैं जो मेरी प्रोडक्शन और सप्लाई में काम आते हैं। या तो मैं इनको गुड्स प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज करती हूँ, या फिर गुड्स सप्लाई करने के लिए यूज करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे बिजनेस में प्लांट एंड मशीनरी या फर्नीचर, इसको भी हम आईएएस 16 के अंडर ही लेंगे।
सो बेसिकली IAS 16 की डेफिनेशन में IAS 16 में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल एसेट्स हेल्ड बाय एन एंटिटी फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। वही उन्होंने ये भी बात रिपीट कर दी, यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जैसे कि प्लांट और मशीनरी को यूज करके मैं गुड्स मैन्युफैक्चर करती हूँ एंड फर्नीचर को यूज, वो मुझे इनकम जनरेट करने में मदद करते हैं। सो दीज आर कॉल्ड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर रेंटल टू अदर्स और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। अब ये तो रहा कि हमने मीनिंग, ये हमारे पास क्या है, मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का मीनिंग क्या होता है। अब नेक्स्ट हमने IAS 16 में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में क्या पढ़ना है, कि जब भी ये प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट का एक्विजिशन होता है, इन दैट केस कैसे डील करेंगे हम, कौन सी एंट्री पास होंगी, कौन सी कॉस्ट कैपिटलाइज होंगी, कौन सी कॉस्ट नहीं कैपिटलाइज होंगी, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन्वेंट्री रिपोर्टिंग एंड डिस्पोजल। ठीक है, सो ये टॉपिक्स हमने इस IAS 16 में आपके कवर करने हैं। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ऑफ IAS 16। अब फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉग्निशन क्राइटेरिया डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे। अब देखो क्या होता है, कोई भी स्टैंडर्ड आप FR में पढ़ोगे, कोई भी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम FR में पढ़ते हैं, तो हमने बेसिकली उसमें क्या पढ़ना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जिस भी ट्रांजैक्शन या इवेंट से वो डील कर रहा है उसका मीनिंग। जैसे IAS 16 में मैंने पहले क्या पढ़ा कि IAS 16 अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे लगता है तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का मीनिंग क्या है। देन उसके बाद हमने क्या पढ़ना है, देन उसके बाद हमने पढ़ना है फर्स्ट उसका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। अब रिकॉग्निशन क्राइटेरिया में क्या पढ़ोगे, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया में हम ये पढ़ेंगे कि किस वैल्यू, कौन सा ऐसा इवेंट होगा जब हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और दैट पर्टिकुलर एसेट या लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज करेंगे। मतलब कि अगर मैं IAS 16 पढ़ रही हूँ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो कौन सा ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगे जब रिकॉग्निशन क्राइटेरिया सेटिस्फाई होगा और जो मेरा एसेट है वो रिकॉग्नाइज होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। नेक्स्ट, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पढ़ने के बाद हमने पढ़ना है मेजरमेंट क्राइटेरिया, मेजरमेंट क्राइटेरिया। अब मेजरमेंट क्राइटेरिया क्या होता है, वंस आई हैव डिसाइडेड कि रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट हो गया है, मतलब अब वो टाइम आ गया कि मुझे अपने उस पर्टिकुलर एसेट या लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। सो अब मैं किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करूं, वो बताता है हमें उस स्टैंडर्ड का मेजरमेंट क्राइटेरिया। आपका हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन्हीं दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। यानी कि इन नटशेल मैं ये कहूँ कि आपका हर एक स्टैंडर्ड में, चाहे वो IAS 16 होगा, चाहे वो IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट्स के बारे में पढ़ोगे, चाहे IAS 23 बोरोइंग कॉस्ट के बारे में पढ़ोगे, आपको ये पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है, मेजरमेंट क्राइटेरिया क्या है। अब मेजरमेंट क्राइटेरिया में भी आगे दो सब पार्ट्स होते हैं। कौन से, फर्स्ट है इनिशियल मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट मतलब जब मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एसेट को सबसे पहली बार मेजर कर रही हूँ तो वो होता है इनिशियल मेजरमेंट। देन है उसके बाद सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मतलब कि जब मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस एसेट को एक बार वैल्यू कर चुकी हूँ, एक बार अपने अकाउंट फॉर कर चुकी हूँ, अब आगे सब्सिक्वेंटली जब भी कोई ऐसा इवेंट होगा जिसमें मुझे एसेट की वैल्यू डिटरमिन करनी है, या हमारा जब भी ईयर एंड आएगा तो मैंने किस तरह से उस एसेट को अकाउंट फॉर करना है, वो होगा उसका सब्सिक्वेंट मेजरमेंट क्राइटेरिया। सो इन नटशेल मैंने आपको बता दिया कि आपने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में क्या पढ़ना है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉग्निशन क्राइटेरिया,
कि कौन सा ऐसा इवेंट होगा जिससे मुझे पता लगेगा कि अब वो टाइम है कि मुझे अपने उस दैट पर्टिकुलर एसेट और लाइबिलिटी को रिकॉग्नाइज करना है, देन उसके बाद कितनी वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करना है, यानी कि मेजरमेंट क्राइटेरिया। सो स्टार्ट करते हैं हम IAS 16 का फर्स्ट पहले रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। यहाँ पे रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है हमारे IAS 16 का। सो फर्स्ट है रिकॉग्निशन क्राइटेरिया के बारे में। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या कहता है, इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद दैट एसेट विल फ्लो टू द एंटिटी। मतलब कि प्रोबेबल मतलब एंटिटी को ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर मुझे कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे एंटिटी से। मुझे क्या मिलेगा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे एसेट से। उसको मैं क्या उस केस में फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई कि आपकी वो एसेट रिकॉग्नाइज होगा। अब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स का क्या मतलब होता है, इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब एंटिटी को किसी ना किसी तरह किसी भी फॉर्म में उस एसेट की वजह से इनकम जनरेट होगी, तो हम उसको कहते हैं फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। नेक्स्ट उसके बाद कॉस्ट ऑफ द एसेट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। ऑब्वियसली किसी भी चीज को हम अकाउंट फॉर करने जा रहे हैं तो उसकी कॉस्ट जो है वो रिलायबली मेजर मैं कर सकूं, ये क्राइटेरिया हो गया। सो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, फर्स्ट कंडीशन हमारी ये होगी कि प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद दैट एसेट विल फ्लो टू द एंटिटी। सेकंड, कॉस्ट ऑफ द एसेट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। सो ये क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ऑफ IAS 16, यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। अब रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पे हमने पढ़ लिया, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया डिसाइड कर लिया कि हमने एसेट रिकॉग्नाइज करने हैं। अब बात आती है एसेट किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करना है। सो यहाँ पे इनिशियल मेजरमेंट की बात आ गई। अब इनिशियल मेजरमेंट में एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट शुड इनिशियली मतलब बिगिनिंग में, जब हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, इनिशियली बी मेजर्ड एट इट कॉस्ट इंक्लूड ऑल कॉस्ट इन्वॉल्व इन ब्रिंगिंग द एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन। अब वो कहते हैं पहले तो उसमें सारी कॉस्ट इंक्लूड कर दो जो उस एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने तक की कॉस्ट है। मतलब कि आपने क्या किया, आपने एक प्लांट एंड मशीनरी क्या की, आपने इंपोर्ट की। हम एग्जांपल लेते हैं, इंपोर्ट की आपने वो 10 लाख रुपीस या 10 लाख डॉलर्स की आपने वो मशीन इंपोर्ट की, एंड देन उसके बाद कुछ इंपोर्ट ड्यूटीज पे की, इस पे इंपोर्ट ड्यूटीज पे की हमने, एंड उसके बाद हमने कुछ लेबर चार्जेस पे किए मशीनरी को अपनी फैक्ट्री में इंस्टॉल करने के लिए। नेक्स्ट, अच्छा इसको हम इंस्टॉलेशन भी कह सकते हैं, इंस्टॉलेशन चार्जेस टाइप। देन उसके बाद मैंने और चार्जेस इनकर किए, और आपके चार्जेस इनकर किए किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मतलब कि मैंने आपका एसेट को पोर्ट से, कस्टम पोर्ट से लाने तक, यहाँ तक लाने की कॉस्ट इनकर की। फिर इसी प्लांट एंड मशीनरी की मैंने इंश्योरेंस करवाई। मरीन इंश्योरेंस के बारे में आपने पढ़ा होगा, मरीन इंश्योरेंस मैंने थ्रू शिप ये प्लांट एंड मशीनरी करवाई थी और मरीन इंश्योरेंस करवाई, उसके चार्जेस पे किए। सो ये सारी कॉस्ट, ये जो जितनी भी कॉस्ट मैंने आपको अभी लिखवाई, ये सारी कॉस्ट आपके एसेट में ऐड होंगी। क्यों? क्योंकि ये सारी कॉस्ट वो कॉस्ट हैं जो इनकर हुई हैं आपके एसेट को प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन तक लाने के लिए। इंस्टॉलेशन कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट। अच्छा, बोरोइंग कॉस्ट कितनी होगी ये हमें IAS 23 बताएगा। नेक्स्ट, रेवेन्यू कॉस्ट शुड बी रिटर्न ऑफ एज इनकर्ड, और रेवेन्यू कॉस्ट जैसे ही इनकर होगी वैसे रिटर्न ऑफ हो जाएगी। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा डिसमेटलिंग कॉस्ट का। डिसमेटलिंग कॉस्ट किस वैल्यू पे, डिसमेटलिंग कॉस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल होती क्या है? डिसमेटलिंग कॉस्ट का मतलब मेनी टाइम्स एंटिटीज हैव ऑब्लिगेशन टू डिसमेटल, रिमूव एंड रीस्टोर आइटम्स ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। Such cost of restoration of an environment are called dismantling cost.
कई बार हमें क्या करना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक माइन परचेज की, अब मैंने उस माइन में अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से अब माइन मेरा एसेट है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आएगा। मैंने अपनी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करवाई। अब कंडीशन क्या थी कि इस माइन को जब भी मैं इन फ्यूचर सेल करूंगी तो मुझे पहले ये कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, डिसमेटल करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा उस माइन में से। तो अब इस कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट, फॉर एग्जांपल हमारी माइन जो है वो 5 मिलियन या 15 मिलियन की है, $15 मिलियन की वो माइन है, $15 मिलियन की माइन है। एंड उस कंस्ट्रक्शन पे और इस माइन की वैल्यू जो है वो 20 ईयर्स है। आफ्टर 20 ईयर्स मुझे $5 मिलियन, आज की डेट के $5 मिलियन इनकर करने पड़ेंगे, तब वो कंस्ट्रक्शन रिमूव होगी। सो इस कॉस्ट को मैं क्या कहूंगी, डिसमेटल कॉस्ट मतलब ऑब्लिगेशन टू डिसमेटल करने के लिए, रिमूव करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए एसेट को जो कॉस्ट इनकर होती है उसको हम डिसमेटलिंग कॉस्ट कहते हैं। इसको हम डीकमीशनिंग कॉस्ट भी कह देते हैं कई बार, ठीक है। अब अगर कुछ इस तरह की कॉस्ट हैं हमारे एसेट से एसोसिएट, तो हमने क्या करना है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दीज कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज्ड। इनकी प्रेजेंट वैल्यू को कैपिटलाइज कर दो। मतलब देखो आप क्या करोगे, आपने अपने एसेट की कॉस्ट में 15 मिलियन तो इंक्लूड करने ही करने हैं, प्लस इसमें क्या करोगे 5 मिलियन जो कि इनकर होगा आपका कितने साल बाद, 20 ईयर्स के बाद। यहाँ पे 20 ईयर्स के बाद ये 5 मिलियन इनकर होगा, इसको प्रेजेंट वैल्यू पे ले आओ, जो भी इसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी हम वो इसमें ऐड कर देंगे एंड दैट विल बी कॉल्ड आवर टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट। अब द डिस्काउंट ऑन दिस लाइबिलिटी वुड देन बी अनवाउंडेड ओवर द पीरियड। अच्छा, अब इसको हम क्या कहते हैं, अनवाउंडिंग कंसेप्ट। यहाँ पे हम अनवाउंडिंग कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। अनवाउंडिंग कंसेप्ट क्या होता है, बेसिकली अनवाउंडिंग कंसेप्ट का मतलब, अब देखो क्या हुआ, 5 मिलियन मैंने 20 ईयर्स के बाद इनकर किए, उसके बाद क्या हुआ, फॉर एग्जांपल अगर मैं कैलकुलेटिव पार्ट अभी हम थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, तो इस 5 मिलियन की प्रेजेंट वैल्यू आई आपकी 2 मिलियन, इस 5 मिलियन की प्रेजेंट वैल्यू आ गई 2 मिलियन, यानी कि एसेट की कॉस्ट बन जाएगी आपकी 15 प्लस 2 इक्वल्स टू 17 मिलियन पे एसेट रिकॉग्नाइज हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि मैम यहाँ पे 5 मिलियन इनकर होंगे बट हमने तो 2 मिलियन ही रिकॉग्नाइज किए, तो मैं क्या करूँगी, फर्स्ट ईयर के एंड में इस 2 मिलियन को जिस इंटरेस्ट को यूज करके मैं इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आई थी, अब मैं इसमें वही इंटरेस्ट ऐड कर दूंगी और वो ऐड करके मान लो बन गया 2.5। फिर से क्या करूंगी, नेक्स्ट ईयर में वो इंटरेस्ट रेट लगाऊंगी और यहाँ पे ऐड करूंगी, मान लो 3 बन गया, एंड आफ्टर 20 ईयर्स ये ऑटोमेटिकली 5 मिलियन बन जाएगी वैल्यू आपकी, ठीक है। सो इसको कहते हैं अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। जो ये हमारा डिस्काउंट है या ये हमारा इंटरेस्ट रेट है, ये ऐड होता जाएगा हर साल कॉस्ट में, और हम इसको कॉस्ट को उतने पर ही ले आएंगे जितनी वैल्यू मैंने प्रेजेंट वैल्यू पे लाया था। You may need to use interest rates given and apply the discount fraction where r is the interest। अच्छा, अब ये जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, वो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या आएगा, ये फॉर्मूला हमें दे रखा है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर n। r का मतलब इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अब एक इलस्ट्रेशन है, इस पे इलस्ट्रेशन करते हैं हमारी डिसमेटलिंग कॉस्ट पे, ताकि आपको ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाए थोड़ा, ठीक है। An oil rig was built in the sea. The cost to be capitalized is likely to include the cost of constructing the asset and present value of the cost of dismantling it. सो बेसिकली क्या है, एक ऑयल रिग परचेज किया है हमने, और इस ऑयल रिग में एक तो हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट, जो जिस कॉस्ट पे हमने ऑयल रिग परचेज किया है वो आएगा,
और इस ऑयल रिग में कुछ कंस्ट्रक्शन हुई है, उसको डिसमेटल करने की कॉस्ट आएगी. Find the present value of dismantling cost and the cost to be capitalized in respect of oil rig. If the asset costs 10 million to construct and would cost 4 million to remove in 20 years. Also, interest rates to calculate the present value of dismantling cost is 5% per annum. So, हमने अब कैलकुलेट करना है कि कितनी कॉस्ट पे एसेट कैपिटलाइज्ड होगा और हमारा कितना डिसमेटलिंग कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी डिसमेटलिंग कॉस्ट की. सो इन दिस केस हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेटलिंग कॉस्ट मैंने आपको फॉर्मूला बताया. क्या फॉर्मूला होता है? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर एन. एन यहाँ पे क्या होगा? जितने साल, जितने ईयर्स के बाद हमारी वो डिसमेटलिंग कॉस्ट इनकर होगी. सो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20. अब दूसरी बात, अब हमने क्या करना है, ये है फॉर वन रुपी या $1. अब हमने कितने की निकालनी है? 4 मिलियन की निकालनी है. सो मैं क्या करूंगी? 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर एन. सो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 1.05 की पावर 20 एंड आपकी कॉस्ट हो जाएगी ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू 15,07,558. एंड देन अब टोटल कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज कितना होगा? टोटल कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज होगा 10 मिलियन आपका, प्लस उसमें जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेटलिंग कॉस्ट आई, टोटल आपका ये हमारी कॉस्ट हो जाएगी. एंड अब इसके बाद जो ये 15 लाख की कॉस्ट आई है, इसको मैं हर एवरी ईयर 5% से इंक्रीज करूंगी. कैसे? जैसे 15,07,558 पे 15% मैंने कैलकुलेट किया तो 75,378 आ गया. फिर ये टोटल लाइबिलिटी कितनी बन जाएगी? 15,82,000. एंड देन फिर नेक्स्ट ईयर में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट ईयर में फिर से इस पे 5% लगाएंगे. सो आफ्टर 20 ईयर्स ये ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू 4 मिलियन की बन जाएगी. सो इस तरह से हमने डिसमेटलिंग कॉस्ट का क्वेश्चन जो है वो डील करना है अपने एग्जामिनेशन में. सो अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने पढ़ा IAS 16 का हमने रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पढ़ लिया कि रिकॉग्निशन क्राइटेरिया IAS 16 का क्या कहता है कि इफ इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी, और क्या है हमारी उसकी कॉस्ट जो है वो मेजर हो सकती है रिलायबली. कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली. एंड देन हमने कवर किया इनिशियल मेजरमेंट क्राइटेरिया कि अगर जब मैं फर्स्ट टाइम अपने एसेट को रिकॉग्नाइज कर रही हूँ तो किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करूंगी. नेक्स्ट उसके बाद हमने करना है सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर को किस तरह से हम रिकॉग्नाइज करेंगे. Subsequent expenditure on property, plant and equipment should only be capitalized if कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए? फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है? फर्स्ट कंडीशन ये है, इट एनहेंसेस द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द एसेट. सो मतलब कैपिटलाइज करना मतलब एसेट की वैल्यू में ऐड करना. ऐसा कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होंगे जिसमें मैं एसेट की वैल्यू में ऐड करूंगी अपने इस एक्सपेंडिचर को, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर को. मतलब कि अगर मैंने एक बार सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर का मतलब एक बार अगर मैंने एसेट परचेज कर लिया तो उसके बाद अगर मैं उसी एसेट से रिलेटेड कोई एक्सपेंडिचर इनकर करती हूँ तो उसको कैपिटलाइज करेंगे, यानी कि एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे या P&L में डालेंगे. वो कहते हैं कि आप कैपिटलाइज कब करोगे? इट एनहांसेस द इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द एसेट, यानी कि जो वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स एसेट वो प्रोवाइड कर रहा था उसको एनहांस करे. इट रिलेट्स टू एन ओवरऑल और मेजर इंस्पेक्शन. ओवरऑल और मेजर इंस्पेक्शन का मीनिंग क्या होता है? ओवरऑल कॉस्ट का मीनिंग, ओवरऑल कॉस्ट अकर्स व्हेन इक्विपमेंट इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड. जब इक्विपमेंट जो है रिमूव होता है या रिप्लेस होता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक अपनी फैक्ट्री में एक मेजर इंस्पेक्शन कैरी आउट की और उससे मुझे पता लगा कि दैट पर्टिकुलर मशीनरी का एक पार्ट जो है वो रिप्लेस करने वाला. मैं क्या करूंगी? उसको रिप्लेस कर दूंगी. दिस इज कॉल्ड ओवरऑल कॉस्ट.
एंड दूसरा उन्होंने क्या कहा कि वो किसी कॉम्प्लेक्स एसेट के कंपोनेंट से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास पीसीज मेंटेन्ड है, आपके जो प्रेमिसेस में 10 पीसीज है, कंप्यूटर्स है, उसमें पीसीज में सीपीयू भी आता है, नेक्स्ट उसके बाद हमारी स्क्रीन आती है, नेक्स्ट उसके बाद यूपीएस आता है। तो ये अलग अलग, ये एक पूरा पीसी क्या हो गया, पूरा एक कॉम्प्लेक्स एसेट जिसके अलग अलग पार्ट्स हैं। सो कॉम्प्लेक्स एसेट का मतलब क्या होता है, अ कॉम्प्लेक्स एसेट इज एन एसेट मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, जो बहुत सारे कंपोनेंट्स मिला के बने, विच ईच डेप्रिसिएट्स एट डिफरेंट रेट्स, और हर एक का डेप्रिसिएशन का रेट डिफरेंट है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स एसेट कहते हैं। सो अब यहाँ पे वो कहते हैं कि इट इनहेंसेस द इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द एसेट रिलेट्स टू ओवरऑल और कॉम्प्लेक्स एसेट है। सो इन दैट केस सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर जो है वो हम कैपिटलाइज करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा, इससे रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन। अब इलस्ट्रेशन 2 में क्या दिया हुआ है, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर से किस तरह से डील करना है। A piece of machinery has an annual service costing 10,000. During the most recent service, it was decided to replace part of engineering, meaning that it will work faster and produce more units of product per hour. यानी कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि वो उसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स को इनहेंस कर रहा है। द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट इज 20,000। अब कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट जो है वो 20,000 है। Would this expenditure be treated as capital or revenue expenditure? So 10,000 की जो सर्विसिंग है वो हम कहाँ डालेंगे, P&L में। That will not be considered as capital expenditure. Why? क्यों? क्योंकि वो enhance नहीं कर रहा है। जो सर्विसिंग कॉस्ट है वो एक रेगुलर कॉस्ट है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक व्हीकल परचेज किया, अब आप उसको सर्विसिंग के लिए लेके जा रहे हो, तो वो उस एसेट के बेनिफिट्स को मेंटेन करती है, इनहेंस नहीं करती। जो 20,000 की हमारे पास कॉस्ट है, 20,000 की कॉस्ट है, 20,000 रिप्लेसमेंट पार्ट इनहेंसेस द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, इसीलिए हम ये एसेट नॉन करंट एसेट में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि कैपिटलाइज कर देंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट हमने पढ़ना है डेप्रीसिएशन, कि नॉन करंट एसेट्स की डेप्रीसिएशन किस तरह से चार्ज करते हैं हम। सो नॉन करंट एसेट्स की डेप्रीसिएशन के बारे में IAS 16 क्या कहता है, डेप्रीसिएशन मस्ट बी चार्ज फ्रॉम द डेट द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज। जिस दिन एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो गया उस दिन से डेप्रीसिएशन चार्ज होगी, वेदर इट इज एक्चुअली यूज्ड और नॉट ये कोई मायने नहीं रखता। That is, it is capable of being operating in the manner intended by the management. मतलब जिस पर्पस के लिए मैंने एसेट परचेज किया था उससे मैं यूज कर सकती हूँ उस पर्पस के लिए। दिस मे बी अर्लियर देन द डेट इट इज एक्चुअली ब्रॉट इन टू यूज। यहाँ पे उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि आपका एसेट रेडी फॉर यूज होना चाहिए, अवेलेबल फॉर यूज होना चाहिए। एक्चुअली में आप उसको यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ये कोई मायने नहीं रखता। For example, if staff need to be trained to use it, depreciation is continued even the asset is idle. For example, आपने क्या किया, आपने एक ऐसी प्लांट एंड मशीनरी परचेज की जिसमें मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है कि मैंने 2 वीक्स लगाए फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द वर्कर्स, ताकि वो उस मशीन को ऑपरेट कर सके। सो ये 2 वीक्स की डेप्रीसिएशन भी मैं कैलकुलेट करूंगी एंड इंक्लूड करूंगी P&L में। क्यों? क्योंकि 2 वीक्स पहले जब अभी ट्रेनिंग स्टार्ट ही हुई थी या ट्रेनिंग हम प्रोवाइड कर रहे थे, तो तब एसेट अवेलेबल फॉर यूज था। यानी कि IAS 16 कहता है कि एसेट शुड बी रेडी टू यूज, अवेलेबल टू यूज। एक्चुअली में यूज किया या नहीं किया ये IAS 16 को में मायने नहीं रखता। अब पॉइंट्स टू रिमेंबर में क्या कहते हैं, डेप्रीसिएशन इज सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रीसिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट यूजफुल लाइफ। सो देखो बेसिकली डेप्रीसिएशन का जो कंसेप्ट है वो हमारे मैचिंग कंसेप्ट से आया। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता था, मैचिंग कंसेप्ट ये कहता था कि अगर आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक एसेट रिकॉग्नाइज कर रहे हो और उसके अगेंस्ट कोई इनकम आ रही है, तो टू एवरी इनकम
उसके अगेंस्ट कोई ना कोई खर्चा होना चाहिए, एक्सपेंसेस होने चाहिए. सो ये एक्सपेंसेस क्या है, मेरी डेप्रिसिएशन. Depreciable amount is the cost of an asset or other amount substituted for cost less its residual value. ये उन्होंने depreciation का meaning बताया हमें. The depreciation method used should reflect as fairly as possible the pattern in which the asset's economic benefits are consumed. Possible method include straight line, reducing balance और machine hours method. So ये methods आप already अपने FA यानी कि financial accounting में cover कर चुके हैं हम. ठीक है. अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे डेप्रिसिएशन के अंदर ही कि चेंज फ्रॉम वन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन टू अनदर कब अलाउ होता है. हमारा स्टैंडर्ड IAS 16 कब अलाउ करता है कि वेदर द चेंज इज एक्सेप्टेबल और नॉट, कब अलाउ होगा, कब हम कर सकते हैं डेप्रिसिएशन मेथड चेंज. ऐसा नहीं होगा कि जब हमारा मन किया हमने तब डेप्रिसिएशन मेथड चेंज कर लिया, नहीं, वो चीज हमने नहीं करनी. It is permissible only on the grounds that the new method will give a fairer presentation. जो new method है वो और ज़्यादा अच्छी fairer presentation देगा. ठीक है. Of the results and of the financial position does not constitute a change in accounting policy. चेंज ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड जो है वो अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं माना जाना चाहिए. अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज कब अलाउ होता है उसमें हम देखेंगे IAS 8 में, जो आपका चैप्टर नंबर 8 में कवर है. नेक्स्ट है इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट. अगर आप डेप्रिसिएशन मेथड चेंज कर रहे हो तो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट हो सकता है, बट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं हो सकता. सो एस्टिमेट क्या होता है कि जो मैंने अपनी अकाउंटिंग में जर्नल एस्टिमेशन किए होते हैं, जिनके बेसिस पे मैं अपनी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करती हूँ. फॉर एग्जांपल लाइफ ऑफ एसेट, लाइफ ऑफ एसेट ये क्या है, ये हमारा एस्टिमेट है. अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब ऐसे प्रोसीजर्स, ऐसी पॉलिसीज जो मैं फ्रेम करती हूँ अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को बनाने, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शो करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. The carrying amount should be written off over the remaining useful life, commencing with the period in which the change is made. If an asset is classed as complex asset, it may be thought as of having separate components within a single entity. Example, an engine with an aircraft will need replacing before the body of the aircraft needs replacing. अच्छा, अब यहाँ पे वो बात कर रहे हैं रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट की, कि रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट अगर कर रहे हो, आपका कॉम्प्लेक्स एसेट है एंड उसमें आप कोई भी पार्ट अगर हम रिप्लेस कर रहे हैं, देन इन दैट केस उस पार्ट की जो अकाउंटिंग होगी फिर वो डेप्रिसिएशन अलग से चार्ज होगी. ठीक है. अब नेक्स्ट एक इलस्ट्रेशन है हमारे पास, बहुत इजी सी इलस्ट्रेशन है ये. डेप्रिसिएबल अमाउंट कैलकुलेट करना है. एन एसेट कॉस्ट $1,00,000 एंड हैज एन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 10 years. 10 years की एक्सपेक्टेड लाइफ है. द परचेजर इंटेंड्स टू यूज द एसेट फॉर 6 years. 6 years की लाइफ है, एट विच पॉइंट द एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू विल बी 40,000. वट इज डेप्रिसिएबल अमाउंट. सो ये तो बहुत ईजी सा था कि 10 years की लाइफ है और 6 years और अभी पेंडिंग पड़े हैं यूज करने वाले, मतलब 4 years की लाइफ पास ऑन हो चुकी है. तो 1,00,000 माइनस 40,000, 60,000 जो है वो रिमेनिंग 6 years में डेप्रिसिएबल अमाउंट आप कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है. सो ये था आपकी इलस्ट्रेशन 3. ठीक है. अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिव्यू ऑफ यूजफुल लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यूज. रिव्यू ऑफ यूजफुल लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यूज मतलब जिस बारे में मैंने आपसे बात की अभी कि एसेट की यूजफुल लाइफ हमने एस्टिमेट करनी है. अब हमने हर ईयर एंड पे इसको रिव्यू करना है कि फॉर एग्जाम्पल कि एक मैंने एसेट की लाइफ 10 years जो है वो एस्टिमेट की थी. अगर मैंने एक एसेट की लाइफ 10 years एस्टिमेट की थी, इन दैट केस कहीं 10 years से ज़्यादा तो नहीं हो रही लाइफ उसकी, या कम तो नहीं हो रही, तो इसको कहते हैं रिव्यू ऑफ यूजफुल लाइफ. Useful life and residual value should be reviewed at the end of each period and revised if the expectation are significantly different from previous estimates. अगर आपकी expectations different हैं, बहुत ज़्यादा different हैं,
अगर मान लो कि 10 ईयर्स की लाइफ एस्टिमेट की थी, 10.5 ईयर्स की बन रही है, तो ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब 10 ईयर्स से अगर 11 ईयर्स बन रही है या 12 ईयर्स बन रही है, देन इन दैट केस ये डिफरेंस है और हमने देखना है इस डिफरेंस को अब हम कैसे अकाउंट फॉर करेंगे। जैसे कि 10 ईयर्स एक लाइफ थी एसेट की, आफ्टर यूजिंग इट फॉर 3 ईयर्स, जब एसेट की रिमेनिंग लाइफ 7 ईयर्स रह गई तो आपको पता लगा कि मैं इसको 9 ईयर्स और यूज कर सकती हूँ, यानी कि टोटल लाइफ में अपने 2 ईयर्स और इंक्रीज कर दिए। सो इसको हम किस तरह से अकाउंट फॉर करेंगे, आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 4 में हमने देखना है। An entity purchased an asset for $20,000 on 1st Jan 2003. Straight line method of depreciation of 5,000 per annum has been charged, assuming a 4-year useful life with no residual value. On 1st January 2005, the annual review of asset life was undertaken and the remaining life of this asset was estimated 4 years. सो यहाँ पे क्या हुआ, 1 जनवरी को मैंने 20,000 का एसेट परचेज किया जिसपे हम स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन लगा रहे थे, यानी कि हर साल 5,000 हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे, अज्यूमिंग अ 4 ईयर यूजफुल लाइफ। तो 5,000 हुई, 20,000 डिवाइडेड बाय 4, एनुअल डेप्रिसिएशन 5,000 होगी। इफ नो विद ए रेजिडुअल वैल्यू, कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं थी। अब ऑन 1 जनवरी 2005, यानी कि 2 ईयर्स के बाद हमें ये, जब हमने यूजफुल लाइफ को रिव्यू किया तो अब हमने देखा कि उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है, 4 ईयर्स है। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ उसकी कितनी है, 4 ईयर्स है। सो अब हम इसको कैसे अकाउंट फॉर करेंगे। अब देखो 2 ईयर्स के बाद, यानी कि उसकी 4 ईयर्स की अगर हमने लाइफ उसकी एस्टिमेट की थी, 2 ईयर्स के बाद रिव्यू कर रहे हैं तो बचनी चाहिए थी 2 ईयर्स, बट वो कह रहे हैं 4 ईयर्स, यानी कि लाइफ एक्सटेंड हुई है एसेट की। सो यहाँ पे क्या होगा, कैरिंग अमाउंट एज एट 31 दिसंबर 2004 क्या होगा, पहले तो हमने अपने एसेट को उस पोजीशन पे लेके आना है जिस पोजीशन पे हम रिव्यू कर रहे हैं, यानी कि 31 दिसंबर 2004 ईयर एंड पे ही हुआ ना, तो नेक्स्ट तो ईयर बिगनिंग वही एक ही दिन, सेम बात होगी। सो 31 दिसंबर 2004 तक मेरे एसेट पे 2 ईयर्स की डेप्रिसिएशन लग चुकी होगी। कौन से 2 ईयर्स की डेप्रिसिएशन लगी होगी, हमारे 2 ईयर्स की डेप्रिसिएशन लगी होगी आपकी, एक तो 1 जनवरी 2003 की एंड से लेकर 31 दिसंबर 2004 तक, 31 दिसंबर 2003 तक। नेक्स्ट 1 जनवरी 2004 से लेकर 31 दिसंबर 2004, ये 2 ईयर्स की डेप्रिसिएशन लगी होगी। सो मैंने क्या किया, 2 ईयर्स की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी। नेक्स्ट उसके बाद जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कह रहा है कितनी रहेगी, 4 ईयर्स। अब जो मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगी ना, वो न्यू वैल्यू के साथ कैलकुलेट करूंगी, न्यू प्रोविजन के साथ। मतलब जितनी मेरी वैल्यू है 10,000 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 होना था, बट डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। सो रिव्यू ऑफ एसेट्स यूजफुल लाइफ, अगर आप रिव्यू करोगे एसेट की तो इस तरह से हमने अकाउंट फॉर करना है। नेक्स्ट टॉपिक है, अब हमने क्या पढ़ना है, मैंने आपको बताया कि इनिशियल सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के वक्त अगर कोई मेजर इंस्पेक्शन और ओवरऑल कॉस्ट इनकर हुई है तो हमने उसको क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। सो यहाँ पे मेजर इंस्पेक्शन और ओवरऑल कॉस्ट के बारे में ही पढ़ेंगे कि IAS 16 मेजर इंस्पेक्शन और ओवरऑल कॉस्ट के बारे में क्या कहता है। Inspection and overall costs are generally expensed as they incurred. They, however, capitalized as a non-current asset to the extent they satisfy the IAS 16 rules. मतलब कि मेजर इंस्पेक्शन और ओवरऑल कॉस्ट को पहले IAS 16 के क्राइटेरिया सेटिस्फाई करने पड़ेंगे सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर के। कौन से क्राइटेरियाज थे, अभी हमने पढ़े। क्राइटेरियाज ये थे कि फर्स्ट कंडीशन ये, इट enhances the economic benefits, और उसकी कॉस्ट जो है वो मेजर हो सकती है रिलायबली।
सो इस केस में वेयर दिस इज द केस दे आर डेप्रिसिएटेड ओवर इट यूजफुल लाइफ। अब अगर मैं उसको नॉन करंट एसेट्स में कैपिटलाइज करूंगी तो डेप्रिसिएट भी करूंगी यूजफुल लाइफ। सो ये था आपका मेजर इंस्पेक्शन एंड ओवरऑल कॉस्ट से रिलेटेड। अब हम इसकी एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए और कि मेजर इंस्पेक्शन एंड ओवरऑल कॉस्ट से हमने कैसे डील करना है। अब इलस्ट्रेशन 5 किस पे बेस्ड है, हमारी ओवरऑल कॉस्ट से रिलेटेड। ओवरऑल कॉस्ट में क्या कहते हैं, एन एंटिटी परचेजेस एन एयरक्राफ्ट दैट हैज एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ 20 ईयर्स। इस एयरक्राफ्ट की लाइफ कितनी है, 20 ईयर्स है। With no residual value, the aircraft requires substantial overall at the end of 5, 10 और 15। अब ये जो एयरक्राफ्ट है मुझे इस पे ओवरऑल कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, फिर उसके बाद 10 ईयर्स, फिर उसके बाद 15 ईयर्स। 20 ईयर्स के बाद तो वो एसेट ही खत्म हो जाएगा। यानी कि आपका ओवरऑल कॉस्ट, एक तो आप एसेट परचेज करोगे और आपका ओवरऑल कॉस्ट का खर्चा आएगा हर 5 साल के बाद। द एयरक्राफ्ट कॉस्ट 25 मिलियन। एयरक्राफ्ट की ओवरऑल कॉस्ट कितनी है, 25 मिलियन है। एंड 5 मिलियन ऑफ दिस फिगर इज टू बी एस्टिमेटेड टू बी एट्रीब्यूटेबल टू इकोनॉमिक बेनिफिट दैट आर रिजॉर्टेड बाय ओवरऑल कॉस्ट। अब इस 25 मिलियन में से मेरे 5 मिलियन के बेनिफिट्स ऐसे हैं जो ओवरऑल कॉस्ट से रिलेटेड है, यानी कि सिर्फ 20 मिलियन का एसेट जो है, एयरक्राफ्ट जो है, वो हमने अकाउंट फॉर करना है। अब इन ईयर 6, अब 5 साल के बाद जब ओवरऑल कॉस्ट फिर से इनकर करने की बारी आई, तब ओवरऑल कॉस्ट कितनी इनकर हुई, 6 मिलियन की ओवरऑल कॉस्ट इनकर हुई। सो इस केस में क्वेश्चन ये कहता है 1 to 5 ईयर्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, फिर 6 to 10 ईयर्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो। अब 1 to 5 ईयर्स की डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करनी है। सो अब देखो आपकी यहाँ पे जो कॉस्ट डिवाइड हुई है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई है। 25 में से 5 ओवरऑल एंड रिमेनिंग 20 आपकी हुई है एयरक्राफ्ट की। अब जो इस 20 ईयर्स कॉस्ट की लाइफ, जो 20 ईयर्स है इसकी लाइफ कितनी है, 20। जो 20 मिलियन कॉस्ट है, सॉरी, उसकी लाइफ कितनी है, 20 ईयर्स। बट इस 5 मिलियन की लाइफ तो सिर्फ 5 ईयर्स ही है ना। क्यों, क्योंकि हर 5 साल के बाद मुझे ये कॉस्ट दोबारा से इनकर करनी पड़ती है। तो इसका मतलब जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे, इनिशियल ओवरऑल 5 मिलियन डेप्रिसिएटेड ओवर 5 ईयर्स, यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 5 1 हो गया। एंड 20 ईयर्स को 20 में 20 मिलियन को 20 ईयर्स में स्प्रेड करोगे तो 1 हो गया, यानी कि टोटल डेप्रिसिएशन 1 + 1 2 आ गई। अब सेकंड केस क्या कहता है, when the first overall is completed at the end of year 5 at a cost of say 6 million। अब क्या हुआ, देखो 20 ईयर्स की डेप्रिसिएशन तो वैसे ही है 20 है, यानी कि 20 डिवाइडेड, सॉरी, एयरक्राफ्ट की डेप्रिसिएशन तो 20 डिवाइडेड बाय 20 है, बट ओवरऑल कॉस्ट अब कितनी होगी, 6 मिलियन। अब ये सिर्फ 6 to 10 ईयर्स के लिए है, आफ्टर 10 ईयर्स आपको फिर से इनकर करनी पड़ेगी, यानी कि 6 मिलियन की लाइफ कितनी है, 5 ईयर्स। तो 6 डिवाइडेड बाय 5 क्या हो गया, 1.2। 6 डिवाइडेड बाय 5 क्या हो गया, 1.2। एंड 1.2 क्या हो गई हमारी ओवरऑल कॉस्ट की डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन आ गई 2.2। टोटल डेप्रिसिएशन कितनी आ गई हमारी, 2.2। सो ये क्वेश्चन आपने इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं कि आपको एग्जाम्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा रीवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट से रिलेटेड, कि अगर कोई एसेट रीवैल्यू हो रहा है तो मैं किसको कैसे अकाउंट फॉर करूंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, रीवैल्यूएशन का मतलब बताएगा हमें ये पॉइंट टू रिमेंबर। A revaluation means a periodic assessment of tangible non-current asset। tangible non-current asset की मैं periodically assess करती रहती हूँ, उसको देखती रहती हूँ कि कहीं वैल्यू में कोई चेंज तो नहीं आ रहा, कहीं मार्केट में वैल्यू ज्यादा कम तो नहीं है। To record its current fair market value, the value may go up or down, और ये वैल्यू कम या ज्यादा हो सकती है, उसको हम रिवैल्यूएशन कहते हैं। अब रीवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट क्या दिया हुआ है IAS 16 में,
ये हमने आपका F3 जो आपका पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी कवर किया हुआ है। IAS 16 allows a choice of accounting treatment of property, plant and equipment। पहले तो IAS 16 कहता है कि देखो, आप जब भी अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को मेजर करने जा रहे हो, मैं आपको 2 चॉइसेस देता हूँ। कौन सी 2 चॉइसेस? कॉस्ट मॉडल एंड रीवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल फॉलो कर लो उसको वैल्यू करने के लिए, या रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर लो। अब कॉस्ट मॉडल क्या होता है? कॉस्ट मॉडल का मतलब जिस पे भी आपने एसेट एक्वायर किया कॉस्ट पे, उसमें से अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, ये कॉस्ट मॉडल, इतनी वैल्यू पे आपका एसेट अकाउंट फॉर होगा। रीवैल्यूएशन मॉडल क्या कहता है? अपनी फेयर वैल्यू लाओ मार्केट से, जितना भी वो एसेट मार्केट में बिक रहा है, जितने का भी, उसके वहां से फेयर वैल्यू लाओ और रीवैल्यूएशन मॉडल उसको फॉलो करो। सो दिस इज व्हाट वी कॉल कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल। अब एंटिटी क्या करती है? जनरली इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस आप क्या देखोगे, हम जनरली तो कॉस्ट मॉडल ही फॉलो करते हैं एसेट को वैल्यू करने के लिए, बट कॉस्ट मॉडल फॉलो करते करते हम बीच में रीवैल्यूएशन मॉडल की तरफ शिफ्ट होते हैं। रीवैल्यूएशन मॉडल की तरफ हम कैसे शिफ्ट होते हैं? हम क्या करेंगे कि जैसे मान लो मैंने एक पर्टिकुलर कैरिंग अमाउंट या WDV पे एसेट को मेंटेन किया हुआ है, अब मैंने क्या किया, उसको रीवैल्यू कर दिया कि नहीं, इस कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है एसेट की वैल्यू। सो अब कॉस्ट मॉडल की मीनिंग समझते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये मैंने आपको बता ही दिया। रीवैल्यूएशन मॉडल, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मस्ट बी कैरिड एट ए रीवैल्यूड अमाउंट लेस एनी सब्सिक्वेंट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आपने क्या करना है? आपने अपने नॉन करंट एसेट को रीवैल्यू करना है, मार्केट की वैल्यू से कंपेयर करके दोबारा से वैल्यू करना है, और कोई अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है तो वो लेस कर देनी है। सो ये था रीवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट। नेक्स्ट पार्ट। सो अब नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ना है? नेक्स्ट पार्ट में हमने पढ़ना है अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन का मीनिंग तो हमें पता लग गया, बट इस रीवैल्यूएशन की अकाउंटिंग कैसे करनी है अब हम इस पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशन को समझने के लिए, अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशन समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी एक मशीनरी थी, मशीनरी है, उसकी कैरिंग अमाउंट 10 लाख है, कैरिंग अमाउंट 10 लाख है, एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन दैट मशीन, जो अब तक की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उस मशीन पे, वो कितनी चार्ज मैं कर चुकी हूँ? 2 लाख की चार्ज कर चुकी हूँ। अब क्या हुआ, मैंने वो एसेट, मैंने ये पर्टिकुलर मशीन क्या कर दी? रीवैल्यू कर दी। कितने की? 12 लैक्स की रीवैल्यू कर दी। 12 लैक्स की ये मशीनरी रीवैल्यू कर दी। सो इस केस में हम किस तरह से मशीनरी को अकाउंट फॉर करेंगे या रीवैल्यूएशन को अकाउंट फॉर करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहते हैं रीस्टेट द एसेट कॉस्ट टू द न्यू वैल्यूएशन, यानी कि अब से मेरी एसेट की कॉस्ट कितनी बन जाएगी? एसेट की कॉस्ट बन जाएगी 12 लैक्स। एलिमिनेट एनी एग्जिस्टिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अब ये एलिमिनेट हो जाएगी। स्टेप 3, शो द टोटल इंक्रीज इन द अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एट द फुट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। मतलब कि जो हमारी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनती है प्रॉफिट और लॉस के बाद, उसमें हमने टोटल इंक्रीज शो कर देना है। सो इन दिस केस एंट्रीज क्या पास होंगी? एंट्री पास होगी जर्नल एज्यूमिंग रीवैल्यूड अमाउंट इज ग्रेटर देन ओरिजिनल कॉस्ट। अब देखो जर्नल एंट्रीज क्या एज्यूम करके पास होंगी कि रीवैल्यूड अमाउंट जो है ना वो ओरिजिनल अमाउंट से भी ज्यादा हो गया आपका। तो इस केस में डेबिट नॉन करंट एसेट्स, डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्रेडिट अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम यानी कि रीवैल्यूएशन सरप्लस। डेबिट नॉन करंट एसेट्स, डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्रेडिट अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है, सो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है कि मान लो आपकी एक मशीन है, मशीन की वैल्यू हमारी 12 लाख है। अब इस मशीन पे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मैं चार्ज कर चुकी हूँ 2 लाख की, एंड
अब यहाँ पे जो इसका रीवैल्यूड अमाउंट है इस मशीनरी का वो कितना हो गया, 14 लाख हो गया। सो अब रीवैल्यूएशन सरप्लस में कितना अमाउंट जाएगा ये मुझे कैलकुलेट करना है। सो डेबिट नॉन करंट एसेट मतलब अब देखो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, 12 लाख थी एसेट की, और रीवैल्यू कितना है 14 लाख, यानी कि टोटल इंक्रीज 2 लाख का हुआ। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 लाख, 2 लाख। अब डेबिट अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जितनी भी अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। देन इन दैट केस 2 लाख की अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगी और टोटल रीवैल्यूएशन सरप्लस में 4 लाख का गेन चला जाएगा। अब इस 4 लाख को आप किस तरह से और अकाउंट फॉर कर सकते हो, 12 माइनस 2 आपकी एसेट की कैरिंग अमाउंट कितनी है, 12 माइनस 2 10 लाख कैरिंग अमाउंट है, 10 लाख कैरिंग अमाउंट हुई तो 14 माइनस 10 नेट इंक्रीज हो गया 4 लाख, नेट गेन हो गया 4 लाख और 4 लाख। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मैम हम इस रीवैल्यूएशन गेन को, जो हमें ये गेन हुआ उसको हम ओसीआई में क्यों लेके गए, हम P&L में क्यों नहीं लेके गए, क्योंकि हम इसीलिए लेके नहीं गए क्योंकि ये गेन मुझे इन कैश रियलाइज नहीं हुआ है। मैंने सिर्फ ऑन एन एस्टिमेशन की इस एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये मैंने इंक्रीज किया, एक्चुअली में ये इन कैश मुझे गेन रिसीव नहीं हो रहा। So the revaluation gains are recorded as a component of OCI earlier, either OCI income either within the statement of profit or loss and OCI or in a separate statement। ये आपने पढ़ा ही हुआ है कि OCI जो है वो हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड OCI, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और स्टेटमेंट ऑफ OCI अलग अलग बनाते हैं। दिस गेन इज देन कैरी फॉरवर्ड रीवैल्यूएशन सरप्लस विद इन द इक्विटी। अब जो ये रीवैल्यूएशन सरप्लस हमने क्रेडिट किया ये कहाँ लेके जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में शो करेंगे। जो हमने एफए में सीखा था, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के आपके 5 एलिमेंट्स थे। फर्स्ट क्या था आपका, फर्स्ट था हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स, देन था रीवैल्यूएशन सरप्लस, देन और 3 एलिमेंट्स जो थे, ठीक है। सो ये रीवैल्यूएशन सरप्लस आपका ओसीआई से निकल के स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जाएगा और बैलेंस शीट में इक्विटी का पार्ट बनेगा। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट है कि जो एसेट हमने रीवैल्यू किया उस पे हम डेप्रीसिएशन किस तरह से चार्ज करेंगे। डेप्रीसिएशन किस तरह से चार्ज करेंगे वो इस टॉपिक में हमने रीड करना है। Depreciation of revalued asset. Once an asset has been revalued, the following treatment is required. Depreciation must be charged based on value less residual value. Depreciation जो आपकी चार्ज होगी based on valuation less residual value over the remaining life. और जो ये depreciation है उसकी new value के हिसाब से चार्ज होगी। The whole charge must go to the statement of profit or loss, ये हमें पता ही है। An annual reserve transfer may be made from the revaluation surplus to retained earnings। अब देखो ये ना यहाँ पे ये चॉइस है, इस एंट्री के बारे में आपने अपने एफए में भी पढ़ा होगा। ये एंट्री जो है वो चॉइस है। अब ये एंट्री आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे लास्ट एग्जांपल को ही कंटिन्यू रखते हैं, आपके एसेट की कॉस्ट अब 14 लाख होगी। अब ये 14 लाख पे डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट होगी वो एक्सेस होगी, ठीक है। अब 14 लाख ऑब्वियसली जब वैल्यू इंक्रीज हुई तो डेप्रिसिएशन भी इंक्रीज होगी। अब कैसे इंक्रीज होगी, जो ये एक्सेस वाला पार्ट है, ये जो एक्सेस डेप्रिसिएशन आई, एक्सेस डेप्रिसिएशन क्यों आई, एक्सेस डेप्रिसिएशन आई हमारी रीवैल्यूएशन की वजह से। देन इन दैट केस एक्सेस डेप्रिसिएशन जो आई ये स्टैंडर्ड हमें चॉइस देता है कि देखो ये एक्सेस डेप्रिसिएशन मेरे प्रॉफिट और लॉस को क्या करेगी, कम करेगी, प्रॉफिट को कम करेगी। तो आप क्या करो, रीवैल्यूएशन सरप्लस में जो गेन रिकॉग्नाइज किया ना है ना, वो एक्सेस डेप्रिसिएशन के पार्ट जितना गेन आप रिटेन्ड अर्निंग्स में डाल दो। बट ये सिर्फ होगा पहले साल के लिए। ऑल्दो एक्सेस डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज होगी और हर साल प्रॉफिट डिक्रीज होगा, बट ये होगा सिर्फ तभी के लिए जब हमारा पहला साल है। वही वो कह रहे हैं, वो कहते हैं कि फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन रीवैल्यूड अमाउंट चार्ज कंपेयर टू कॉस्ट, दिस परमिटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट
under IAS 16 is to address the imbalance between a non-distributable gain in revaluation surplus and reduction in retained earnings. जो हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है उसमें, बट ये एंट्री जो है ये चॉइस है, एंट्री ये चॉइस है, एंटिटी कर भी सकती है नहीं भी कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, अब नेक्स्ट पार्ट है कि इन एंट्री से रिलेटेड इस एंट्री से रिलेटेड क्या जर्नल एंट्री पास होगी। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वे कहते हैं डेबिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और क्रेडिट अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये तो आपकी जो डेप्रिसिएशन की एंट्री है वही, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस और क्रेडिट रिटेन्ड अर्निंग्स। अब मैंने क्या किया, जो एक्सेस डेप्रिसिएशन वाला पार्ट था वो मैंने रीवैल्यूएशन सरप्लस से निकाल के रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर कर दिया। सो ये एंट्री आपकी एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी और ये एंट्री हमारी चॉइस है, हम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट डिस्पोजल ऑफ रीवैल्यूड नॉन करंट एसेट। Disposal of revalued non-current asset. The profit or loss on disposal of revalued non-current asset should be calculated as the difference between net sale proceeds and carrying amount. There are two steps for disposal. It should be accounted for in the statement of profit or loss in the period in which the disposal occur. पहले तो जिस पीरियड में लॉस हुआ उसी इसमें डिस्पोज ऑफ कर देना है। और इसकी एंट्रीज भी हमने पढ़ी हुई हैं आपके एफए में। एंट्रीज क्या थी, जब हमने सेल प्रोसीड्स रिसीव हुए तो एंट्री होती थी डेबिट डिस्पोजल अकाउंट, डेबिट डिस्पोजल अकाउंट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा हमारा नॉन करंट एसेट अकाउंट। जो हमें एसेट हुआ उसको डी रिकॉग्नाइज करना है, एसेट जो हमने सेल कर दिया उसको डी रिकॉग्नाइज करना है। देन फिर डेबिट, उसके बाद क्या हो जाएगा डेबिट कैश अकाउंट, एंड क्रेडिट क्या हो जाएगा हमारा डिस्पोजल अकाउंट। डेबिट कैश अकाउंट, क्रेडिट क्या हो जाएगा डिस्पोजल अकाउंट। एंड उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, यानी कि डेबिट क्या हो जाएगी डेबिट अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा डिस्पोजल अकाउंट। ये थ्री एंट्रीज हमारी डिस्पोजल में पास होंगी और एक एक्स्ट्रा एंट्री पास होगी वो एसेट जो रीवैल्यूएट हो चुका है, ठीक है। एनी बैलेंस ऑन रीवैल्यूएशन शुड बी ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स। जब एसेट ही सेल हो गया तो उसका रीवैल्यूएशन सरप्लस मेंटेन करके हमने क्या करना है, सो वो मैं क्या कर दूंगी, जो गेन बचा पड़ा है उसको डाल देंगे हम रिटेन्ड अर्निंग्स में, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा IAS 16 खत्म होता है, IAS 16 आपका खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आपका IAS 20, IAS 20, IAS 23 कवर करेंगे, ठीक है। IAS 20 है गवर्नमेंट ग्रांट्स पे, IAS 23 है बोरोइंग कॉस्ट पे। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इस लेक्चर में IAS 20 आपका फिनिश होता है। टिल देन टेक रेस्ट। थैंक यू।